हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को हम लोग देख रहे हैं। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक भाग के संरचनाओं के बारे में जानकारी हमको दो आधार पर मिलती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर है? तो उसमें हमने भूगर्भ की जानकारी हमने प्राप्त की कि पृथ्वी की रेडियस कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो हमारे सामने एक मेजरमेंट आया, लगभग में निकाली गई, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है। तो 6370 किलोमीटर हमको पृथ्वी की रेडियस आई और बहुत सारी ऐसी जानकारी हमको मिली। कुछ हमने प्रत्यक्ष स्रोतों को देखा, कुछ हमने जो अप्रत्यक्ष स्रोत है हमने उनकी जांच पड़ताल की, उन सबको हमने आपका देख लिया और इन पर हम लोगों ने आपका बात भी कर ली। कुछ हमने भूकंपीय तरंगों की बात की थी, जो जिसमें हम पी वेव्स, एस वेव और एल वेव्स की बात कर रहे थे और हमने देखा कि इनमें सबसे हार्मफुल कौन सी होगी, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। और कल हमने देखा था पृथ्वी के कंपन का मतलब क्या है, आखिर में कंपन होता क्यों है, किस कारण से कंपन होता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब क्रस्ट का भाग टूट जाता है और अलग अलग दिशा में विचलन करता है तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ कंपन यानी कि भूकंप आपका पैदा होता है और भूकंप हमको आपका महसूस होता है और ये आपके भूकंप जो है इसमें दिखाई देते हैं। ठीक, और इसी वजह से हमको ये सारी चीजें आपका देखने के लिए मिलती। ठीक है ना? चल आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी यहाँ अर्थक्वेक जो आपकी वेव्स हैं उनको हम पढ़ेंगे कि आर्थिक तरंगे किस प्रकार की होती हैं और इन तरंगों को हमारे लिए जानना कितना। अर्थक्वेक वेव्स, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल में आते ही इस अध्याय में हम अगले पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे आगे कि जो आपकी पृथ्वी है उसकी कौन कौन सी विभिन्न परतें हैं। परतों के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। ये ऊपर क्या है, क्रस्ट है, इसके नीचे मेंटल है और इसके नीचे कोर है। मेंटल का मतलब पागल नहीं है, या मेंटल का मतलब है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है मैग्नीज के आधार पर हम लोगों ने बताई है। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कि पृथ्वी का स्थल मंडल धरातल से 200 किमी मोटाई तक गहराई वाले भाग को कहते हैं। अब ये जो भाग है ऊपर वाला, ये इसकी मोटाई कितनी है, 200 किलोमीटर है। इसलिए हमने क्या कहा है इसको हमने कहा है क्रस्ट। और भूकंपी यंत्र सिस्मोग्राफ की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपी तरंगों का अभिलेख करते हैं। तो वेरी इंपोर्टेंट, कर कर लिख लिए। जिन बच्चों को नहीं पता है पॉइंट आउट करके बनाइए कि भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है, तो आपको सिस्मोग्राफ लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ हम यंत्र, भूकंपी यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक रिएक्टर स्केल भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिए भूकंपी यंत्र की अगर बात करें वो कौन सा है, सिस्मोग्राफ है। लेकिन जो उसकी मेजर यूनिट इकाई है वो रिएक्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब देखिए, भूकंपों को अभिलेखित करता है, चित्र 3.1 दिखाया गया है। 3.1 को आप देखेंगे जिसमें मैंने आपको दिखाया था पीएसएल वाला मामला। ये देखिए पी वेव्स कैसे चलती हैं, एस वेव कैसे चलती हैं और एल वेव सबसे ज्यादा हाई डायमेंशन आयाम किसका है, तो एल वेव का है। यही कारण है कि जब ये लैंगिट्यूडल वेव्स आपका लैंड पर पहुंचती हैं तो बहुत ज्यादा विनाश करती हैं, इसलिए इनको विनाशकारी तरंगे भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ठीक, यह 3 प्रकार की अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंप तरंगे 2 प्रकार की है। भूकंप तरंगे यानी कि भूगर्भिक वेव्स, आपका बॉडी वेव्स इनको कहते हैं। दूसरी है धरातलीय तरंगे यानी कि जो आपकी सरफेस वेव्स है। भूगर्भिक तरंगे का उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होती है। 2 चीज मैंने आपको बताई थी, एक केंद्र बताया था, एक अधिकेंद्र बताया था। बताइए क्या होता है, कौन बताएगा? फोकस और इपी सेंटर में क्या अंतर है, ये आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था, फोकस क्या है और इपी सेंटर क्या है। क्लियर है? चलिए, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अब यहां से क्या होती है, इस दौरान आपकी ऊर्जा मुक्त होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूकंपीय तरंगे धरातलीय शैलों के माध्यम से अंतःक्रिया करके
नई तरंगे उत्पन्न करती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं और तरंगों का वेग अलग घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने वाले में परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ की तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों का वेग घनत्व की भिन्नता के कारण परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और आपका परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, तो ध्यान रखिए परावर्तन और अपवर्तनांक में क्या अंतर है, जिनमें तरंगों की दिशा बदलती रहती है, दिशा है बदलती रहती है। भूगर्भिक तरंगों को दो प्रकार से देखते हैं। ध्यान रखिए भूगर्भिक अगर तरंगे देखी जाएं तो दो हैं, एक है पी और एक है एस। तो पहली तरंगे है पी, इसलिए इनको हम आपका बहुत बार प्राइमरी यानी कि प्राथमिक यानी कि पी वेव्स कहते हैं, और दूसरी है एस तरंगे। ध्यान दीजिए दूसरी कौन सी है, एस तरंगे भी कहते हैं, सेकेंडरी तरंगे कहते हैं। धरातल पर सबसे पहुंचने वाली तरंग है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पी तरंगे धात्विक तरंगे जैसी होती हैं, गैस तरल ठोस प्रकार की पदार्थ से गुजरती हैं। एस फॉर एस बेस, एस धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सी वेव्स आएगी, अगर भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो ध्यान दीजिए पहले पी वेव्स आएगी, फिर उसके बाद एस वेव्स आएगी। जब धरातल पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद एल आएगी, आपका लॉन्गिट्यूडिनल आएगी। ठीक, द्वितीय तरंगे कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले सेकेंडरी वेव्स कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए इन्हीं को, एस को फॉर एस फॉर सेकेंडरी, पी फॉर प्राइमरी, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, और ये सेकेंडरी होती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थ के माध्यम में ही चलती है। ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिए, और मैं इसे दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो एस तरंगे हैं के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह चलती है कि एस तरंगे, यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह वैज्ञानिक संरचना है, और ध्यान रखना एस वेव्स केवल ठोस में ही चलती है, केवल ठोस पदार्थों में। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एस मतलब सेकेंडरी इस तरीके से, और केवल ठोस में चलती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कुछ एस तरंगों के बारे में पूछता है तो जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि सेकेंडरी वेव्स हैं और केवल ठोस में ही चलती हैं। जबकि जो पी वाली वेव्स है वो ठोस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, वो आपके तीनों अवस्था में चलती है, चाहे आपका ठोस हो, चाहे आपका द्रव हो, चाहे आपका गैस हो, उसमें चलती है। हाँ, स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। जैसे एस तरंगे हैं, मान लीजिए अगर लोहे में चल रही है, ठोस है तो उसकी स्पीड ठीक होगी, लेकिन जैसे पानी आएगा वो गायब हो जाएंगी, गैस में निकालोगे तो गायब हो जाएंगी। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं समझा भी दिया कि ठोस और लिक्विड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक, रिफ्लेक्शन से तरंग प्रभावित होकर लौटती हैं, और अपवर्तनांक तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंपीय लेख पर बने आलेख तरंगे की दिशा में विभिन्नता के अनुसार अनुमान लगाते हैं। धरातलीय तरंगे भूकंपीय अंत तक अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे विनाशकारी होती हैं, इनमें सहल विस्थापित होता है, और इमारतें कैसी हैं आपकी, गिर जाती हैं। जो इमारतें हैं वो आपका गिर जाती हैं। भूकंपीय तरंगों की संरचना, ठीक, विभिन्न विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों की संरचनाएं प्रणाली विभिन्न विभिन्न होती है। कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसा ही ये संचरित होती हैं तो गैसों सेलों में कंपन होता है। ठीक, पी तरंगे से कंपन की दिशा में समानांतर होता है। जो पी वेव्स हैं वो कैसी हैं, बेसिकली वो उनके समानांतर रहती है, इक्विवेलेंट उनकी गति फ्लो रहती है, और पदार्थ के दाब, जो पदार्थ का दाब है उस पर दबाव डालती है, पदार्थ का प्रेशर करती है। दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में विभिन्नता आती है, सेलों का संकुचन, फैलों की प्रक्रिया फैलती है, अन्य तरह से संचरण की गति समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में है। कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर तल में है, तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः जिस पदार्थ से वहां गुजरती हैं उस पर उभार और गर्त बनती है। उभार और जो गर्त है वो आपका बनती है। धरातल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। इसके बाद सबसे ऊपर कौन चलती हैं, विनाशकारी।
ध्यान रखना है, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऊपर की तरफ, ठीक, समकोण के कंपन पैदा करती है। अब ये मान लीजिए चल रहा है तो ये समकोण का कंपन है, इस तरीके चलती है, ठीक है। उसमें उभार और गर्त बनती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। जो जो आपका धरातलीय तरंगे जिनको हम एल भी कह देते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहली वेव्स बनेगी पी वेव्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव्स आएगी, फिर उसके बाद एल वेव से लिंक जो आपके धरातल पर जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक आपको महसूस होती हैं और ये सबसे हानिकारक आपको दिखाई देती है, ठीक। ये हमको ध्यान रखना है और इस पर हमको बात करनी है। तो भूकंपीय तरंगे हैं, सबसे पहले एक बार देख लीजिए, फिर आगे कुछ पूछना है तो देख लिया, हो गया। तो ये था पी और एस और एल का जो आपका संचरण था, किस तरह से बह रही हैं। बड़ा कुछ नहीं है, बस इन हम वेव्स के माध्यम से कोशिश करते हैं कि भाई जो प्राइमरी वेव्स है वो तीनों अवस्था में चल सकती है, जो एस है वो केवल ठोस में चलेगी, और जो एल है वो आपका धरातल पर चलती है। जो एल है उसकी इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको धरातलीय तरंगे यानी कि स्पेस वेव, सॉरी, जो है आपका हम लॉन्गिट्यूड जो आपकी लैंड वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ऊर्ध्वाधर कौन सी चलती है, आपको ध्यान रखना है, जो एस है वो चलती है। क्लियर है, बस इतना आपको याद होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए, सीधा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ अब है छाया का उद्भव, कि कैसे देखी जाती है सिस्मोग्राफ। छाया क्षेत्र का उद्भव, कि जो छाया क्षेत्र है उसका उद्भव क्या है। भूकंपीय लेखी यंत्र, यानी कि जिस तरह का भूकंप आया है कोई इसको रिकॉर्ड भी करेगा, और इसी को रिकॉर्ड जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। क्लियर है। दूरस्थ स्थान यानी कि जो दूर के स्थान आने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित होती हैं। यदि भी कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती हैं, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहीं पर भूकंप महसूस होता है, कहीं दिखाई देता है, लेकिन कहीं पर भूकंप जाता है लेकिन वो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड नहीं होता। तो रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, छाया क्षेत्र है बेसिकली। वो क्या हो जाएगा, भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक है, शैडो जोन हो जाएगा। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चला है कि एक भूकंप छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। चित्र 3.2 में ए बे पर पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। भूकंपीय लेख केंद्र में केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगे का अभिलेखन भूकंपीय अधिकेंद्र और 145 पर केवल पी तरंगे पर पहुंचने पर दर्ज करता है और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करता है। अतः वैज्ञानिक का मानना है कि भूकंपीय तरंगे 105 और 145 के बीच का क्षेत्र है। कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है। दोनों प्रकार के तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शैडो जोन 105 से पूरे क्षेत्र एस पर नहीं पहुंचता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र 105 से 145 तक और पी तरंगे छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पट्टी के चारों तरफ प्रतीत होता है। तो एस तरंगे का छाया क्षेत्र न केवल विस्तृत है बल्कि वरना बड़ा भी है। यह पृथ्वी के 40% भाग के अधिक भूकंप है। ध्यान दीजिए कि एस तरंगे क्षेत्र का जो शैडो एरिया है वो न कि विस्तृत है, वरना उसने 40% भाग को कवर किया है, यानी कि काफी अच्छा पार्ट है एस का, क्योंकि 40% ऑफ आपका कवर है एस का, ठीक। क्या आपको भूकंप की छाया रेखांकित क्षेत्र अधिकेंद्र या इन सबके वितरण के बारे की बात करें तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, सबसे पहले यहां देखिए, मान लीजिए इस तरीके से ये बीच का पार्ट है क्रोड, ठीक, ये भूकंपीय छाया क्षेत्र है, ये एस का है, और ये यहां से यहां तक जो जा रहा है ये 105 के कोण पर ही जाएगा, ये पी का आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आपको प्रभावित क्षेत्र दिखाई देगा तो वो किसका दिखाई देगा, पी का या एस का। तो ये पी का इमेज देख रहे हैं बेसिकली, और एस की कहां है, ये एस के नीचे है।
तो एस का भाग ज्यादा आपको दिखाई देगा छाया क्षेत्र में, कंपेरिजन टू आपका पी और एस की तुलना। चलिए, अब है भूकंप के प्रकार। तो भैया भूकंप आता कैसे कैसे? टाइप तो होंगे कुछ। क्या केवल प्लेट के खिसकने से भूकंप आता है, टेक्टोनिक्स की वजह से आता है, या फिर भूगर्भिक हलचल होती है उसकी वजह से आता है, या फिर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या उसकी वजह से आता है, या कोई मानव जनित कुछ कारण हो सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर की वजह से भी क्या आपका भूकंप आ सकता है? आइए इन सब पर हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं सामान्यता, जनरली कह रहा है कि ऐसा होता, जनरली का मतलब जो चीजें आम होती हैं उसको हम जनरली रूप में देखते हैं। समानता कह रहे सामान्यता टेक्टोनिक्स भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ चट्टान थी, ठीक, अब ये कोई चट्टान आपको खिसक गई, तो खिसकने की वजह से जब हलचल हुई तो हलचल की वजह से ऊपर तक इसका प्रभाव पड़ा और यहाँ आपको भूकंप महसूस हुआ। एक विशिष्ट वर्ग में टेक्टोनिक्स यानी कि भूगर्तनी की आपका आपका कुछ ज्योग्राफिकल आपका भूकंप समझा गया, कोई प्लेट चल रही थी फुट को ऊपर आई, और वॉल्केनिक आपका भूकंप समझा गया। और ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र तक सीमित थे। खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य भी भूगर्भ खननों की छाया ढका जाता है, इसमें हल्के समेटे हुए महसूस किए जाते हैं। अगला है, कभी कभी परमाणु और रसायन विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटके विस्फोट भूकंप कहलाते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जो हम उनको बांध जनित आपका भूकंप कहते हैं। ठीक, भूकंप की माप कैसे की जाती है? देखिए, फैक्टर समझिए, आपका 4 प्रकार के हो गए, टेक्टोनिक्स, वॉल्केनो, ठीक, खनन जब हम लोग करते हैं तो अचानक माइनिंग नीचे गिर जाती है उसकी वजह से होता है, और जब हम लोग कभी कोई आपका परमाणु वगैरह उसकी आपकी टेस्टिंग करते हैं तो होता है, और हम कोई बड़े बड़े बांध बनाते हैं तो प्लेट पर जोर पड़ जाता है, उसकी वजह से भूकंप आता है। तो पांचों प्रकार आपको क्लियर होने चाहिए। अब है मेनली भूकंपों की माप। भूकंप घटनाओं का मापन भूकंप तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंप तीव्र मापी रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। इसके जो रिएक्टर स्केल है उसके नाम से जानते हैं। आप देखिए, अभी आपने कहा सर कि भूकंप को मापने का यंत्र आपका सिस्मोग्राफ है, आप यहाँ रिएक्टर स्केल कह रहे हैं, ये कैसे कंफ्यूजिंग हो गया? तो भूकंपी यंत्र का नाम है आपका सिस्मोग्राफ, क्लियर है, लेकिन मापते किसमें है? रिएक्टर स्केल उसकी यूनिट है। ठीक, भूकंपीय तीव्रता के दौरान ऊर्जा जो मुक्त होती है उसको हम रिएक्टर स्केल में मापते हैं। क्लियर है कि कितने रिएक्टर स्केल का है? ठीक, भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता इसमें हम लोग देखते हैं। कोई भूकंपीय मरकरी के नाम से जाना जाता है। यह झटके सबसे प्रत्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। गहनता 1 से 12। तो आपका जो रिएक्टर आपका पैमाना है उसमें 1 से लेके 12 के बीच के नंबर है, तो उसी में हम काउंट करते हैं कि एक रिएक्टर का भूकंप है या 2 रिएक्टर का। बस ध्यान रखिए, 1 रिएक्टर से 2 रिएक्टर, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 जाते हुए ऊर्जा में बड़ी अंतर होता है। जैसे यहाँ ऊर्जा 1 थी, तो यहां जब जाएगी तो ये इसका 10 गुना हो जाएगी। 1 रिएक्टर से 2 बढ़ेगी, तो 1 का 10 गुना 10 हो गया, तो यहाँ 10 हो गया, तो 2 रिएक्टर पर पहुंचकर आपका 10 गुना ऊर्जा निकली। जब 2 से वो आपका 3 पर जाएगी, 2 पर जाएगी, तो अब इसका 2 गुना करना होगा, फिर 10 गुना करना होगा, फिर इसका 10 गुना, फिर इसका 10 गुना, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर जाते समय ऊर्जा 10 गुनी बढ़ जाती है। यहाँ आपकी 10 थी, यहाँ 100 हो जाएगी, यहाँ 1000 हो जाएगी, यहाँ 10,000 हो जाएगी, यहाँ लाख हो जाएगी, यहाँ 10 लाख हो जाएगी, वहां करोड़। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ऊर्जा का लेवल हर रिएक्टर पर, नंबर से कुछ नहीं होता। नंबर तो बताता है कि इतने रिएक्टर का था, लेकिन एक्चुअल में उसमें जो ऊर्जा थी वो कितने रिएक्टर की थी, ये मेन इंडिकेट इसमें किया जाता है कितने रिएक्टर में हमने उसको मापा है। बस ये
भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से बचने वाले प्रकोप निम्न है। ठीक, तो जिसको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उन पर आपका बात करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।